करोड़पति विधवा महिला एक दिन अपने गरीब नौकर की झोपड़ी पहुंची। फिर गरीब नौकर ने जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सावित्री देवी करोड़ों की मालकिन थी, लेकिन जिंदगी में वो बेहद अकेली थी। उनकी कोठी में काम करने वाला मोहन एक गरीब लेकिन ईमानदार नौकर था जो अपनी झोपड़ी में रहता था। एक दिन हालात ऐसे बने कि सावित्री देवी को मोहन की उसी छोटी सी झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। लेकिन जब आधी रात को मोहन ने अपनी मालकिन के साथ जो किया, तब सावित्री देवी ही नहीं बल्कि इंसानियत भी जैसे कांप उठी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे अमरपुर में सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था और गलियों में दूध वालों की घंटियां और चाय की दुकानों से उठती भाप के साथ लोगों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसी कस्बे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कोठी खड़ी थी जिसे लोग दूर से ही पहचान लेते थे। उस कोठी का नाम था शांति निवास और उस कोठी की मालकिन थी सावित्री देवी। सावित्री देवी लगभग 42 साल की एक बेहद खूबसूरत और सशक्त महिला थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। वो इस शहर की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। करोड़ों की संपत्ति, कई फैक्ट्री, खेत, जमीन और बड़े बड़े बिजनेस उनके नाम पर थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में एक गहरी खालीपन था, क्योंकि 15 साल पहले उनके पति देवेंद्र सिंह का अचानक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस हादसे के बाद सावित्री देवी की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। उन्होंने खुद को काम और जिम्मेदारियों में इतना डुबो दिया कि लोगों को लगा कि वो पत्थर दिल हो गई है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके दिल के अंदर बहुत दर्द छिपा हुआ था। उसी कोठी में कई नौकर जाकर काम करते थे और उन्हीं में से एक था मोहन। मोहन लगभग 32 साल का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी था। वो पिछले 12 साल से उस कोठी में काम कर रहा था। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी और कपड़े हमेशा साधारण होते थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में बहुत इज्जत थी। मोहन कभी ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप अपना काम करता रहता था। कोठी में लोग कहते थे कि अगर इस घर में सबसे भरोसेमंद इंसान कोई है तो वो मोहन है। लेकिन मोहन की अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। वो शहर के बाहर एक छोटे से झोपड़पट्टी वाले इलाके में अपनी बूढ़ी माँ और 11 साल की बेटी पायल के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत 4 साल पहले बीमारी से हो गया था और तब से वो अकेले ही अपनी बेटी और माँ की जिम्मेदारी उठा रहा था। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर वो पहले अपनी माँ के लिए दवा और बेटी के लिए खाना बनाता, फिर पैदल ही कई किलोमीटर चलकर कोठी तक काम करने आता था। सावित्री देवी ने कई बार देखा था कि मोहन कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी शिकायत नहीं करता और कभी अपनी गरीबी का जिक्र भी नहीं करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सावित्री देवी के दिल को हिला दिया। उस दिन सुबह जब सावित्री देवी अपने कमरे की खिड़की से बाहर बगीचे को देख रही थी, तभी उन्होंने देखा कि मोहन काम करते करते अचानक चक्कर खाकर बैठ गया। पास खड़े दूसरे नौकर ने तुरंत उसे संभाला और पानी दिया। सावित्री देवी तुरंत नीचे आई और मोहन से पूछा, क्या हुआ मोहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मोहन ने झट से सिर झुका लिया और बोला, नहीं मालकिन, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन तभी दूसरे नौकर ने धीरे से कहा, मालकिन, मोहन ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर सावित्री देवी चौंक गई। उन्होंने मोहन की तरफ देखा और पूछा, क्यों मोहन, खाना क्यों नहीं खाया? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मालकिन, घर में माँ की दवा और बेटी की फीस भरनी थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा कम खर्च कर लूं। ये सुनकर सावित्री देवी के दिल में कुछ चुभ गया। इतने बड़े घर में काम करने वाला आदमी खुद भूखा रह रहा था और किसी को पता तक नहीं था।
उसी दिन पहली बार सावित्री देवी को लगा कि शायद उन्होंने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को ठीक से कभी देखा ही नहीं। उस रात सावित्री देवी बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उनके दिमाग में मोहन का झुका हुआ चेहरा और उसकी बात गूंज रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अचानक एक फैसला लिया। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ मालकिन? सावित्री देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मोहन के घर। ड्राइवर यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक कभी किसी मालिक को अपने नौकर के घर जाते नहीं देखा गया था। लेकिन सावित्री देवी का फैसला पक्का था। थोड़ी देर बाद उनकी बड़ी काली कार शहर से बाहर उस झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ रही थी जहां मोहन रहता था। रास्ता कच्चा था, आसपास छोटे छोटे टीन और प्लास्टिक की छत वाले घर थे। नालियों से बदबू आ रही थी और बच्चे नंगे पैर खेल रहे थे। उस आलीशान कार को देखकर पूरे इलाके के लोग रुक कर देखने लगे। कुछ ही मिनट बाद कार एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मालकिन, यही है मोहन का घर। सावित्री देवी ने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत टीन की थी। दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की बैठी थी जो अपनी पुरानी किताबों को सीने से लगाए पढ़ रही थी। सावित्री देवी कुछ पल उस बच्ची को देखती रह गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर का सबसे ईमानदार नौकर इतनी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगले ही पल झोपड़ी के अंदर से जो आवाज आई, उसे सुनकर सावित्री देवी का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अंदर से मोहन की बूढ़ी मां की कमजोर आवाज आ रही थी, बेटा मोहन, आज दवा नहीं लाई क्या? और उसी क्षण सावित्री देवी ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस झोपड़ी के अंदर जो सच्चाई उनका इंतजार कर रही है, उसे देखकर उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ेंगे और शायद उस दिन इंसानियत भी रो पड़ेगी। सावित्री देवी धीरे धीरे उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ी। उनके कदम बहुत संभल कर पड़ रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में शायद पहली बार वो ऐसी जगह आई थी जहां जमीन पर धूल, कीचड़ और टूटी हुई ईंटें बिखरी हुई थी। आसपास खड़े लोग उस अमीर महिला को हैरानी से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शहर की सबसे अमीर और सम्मानित महिला आखिर इस गरीब बस्ती में क्या करने आई है। सावित्री देवी झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। उन्होंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल जैसे थम गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत से जगह जगह से धूप की किरणें अंदर आ रही थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पर एक बहुत बूढ़ी महिला लेटी हुई थी। उनका शरीर बेहद कमजोर था और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। पास ही जमीन पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जो अपनी दादी का सिर सहला रही थी। वही बच्ची थी जिसे सावित्री देवी ने बाहर देखा था। तभी बच्ची ने दरवाजे की तरफ देखा और एकदम चौंक गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी महिला को उसने पहले कभी नहीं देखा था। बच्ची डरते हुए खड़ी हो गई और बोली, आप कौन है? सावित्री देवी कुछ पल उस बच्ची को देखती रह गई। बच्ची के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और समझदारी साफ दिख रही थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पापा की मालकिन हूं। बच्ची का नाम पायल था और वो तुरंत समझ गई कि ये वही मालकिन है जिनके यहां उसके पापा काम करते हैं। उसने झट से हाथ जोड़ लिए और बोली, नमस्ते मालकिन। तभी चारपाई पर लेटी बूढ़ी मां ने कमजोर आवाज में पूछा, पायल बेटा, कौन आया है? पायल ने धीरे से कहा, दादी, पापा की मालकिन आई है। ये सुनकर बूढ़ी मां उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो उठ नहीं पाई। सावित्री देवी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, नहीं अम्मा, आप लेटी रहिए, आप उठने की कोशिश मत कीजिए।
तभी सावित्री देवी की नजर कमरे के चारों तरफ पड़ी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चूल्हा था जिस पर एक खाली बर्तन रखा हुआ था। बगल में एक डिब्बा था जिसमें शायद आटा रखा जाता होगा, लेकिन वो भी लगभग खाली था। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें कुछ फटे कपड़े रखे थे। सावित्री देवी को अचानक एहसास हुआ कि मोहन सच में कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहा है और उसने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। तभी पायल धीरे से बोली, मालकिन, पापा अभी काम पर गए हैं। उन्होंने कहा था कि शाम को जल्दी आएंगे क्योंकि आज दादी की दवा लानी है। ये सुनते ही सावित्री देवी का दिल और भी भारी हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा तुम स्कूल जाती हो? पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मालकिन, जाती हूं, लेकिन पिछले महीने की फीस अभी बाकी है, इसलिए मास्टर जी ने कहा है कि अगर फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तभी अचानक बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। सावित्री देवी और पायल दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ ही सेकंड बाद एक मोटा सा आदमी गुस्से में झोपड़ी के अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक रजिस्टर था और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी इलाके का साहूकार था जिसका नाम था घनश्याम सेठ। उसने आते ही गुस्से में कहा, मोहन कहाँ है? पायल डर गई और बोली, पापा काम पर गए हैं। घनश्याम सेठ ने गुस्से से कहा, काम पर गया है तो क्या हुआ? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? 5 महीने हो गए हैं। अब अगर पैसे नहीं मिले तो मैं ये झोपड़ी भी छीन लूंगा। ये सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में डर उतर आया और पायल रोने लगी। तभी घनश्याम सेठ की नजर सावित्री देवी पर पड़ी। उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से बोला, आप कौन हैं? सावित्री देवी ने शांत आवाज में कहा, मैं मोहन की मालकिन हूं। घनश्याम सेठ थोड़ा हंसा और बोला, अच्छा, तो आप वही बड़ी मालकिन हैं जिनके यहां मोहन काम करता है। तो आप ही समझाइए अपने नौकर को कि मेरा कर्जा चुका दे, नहीं तो मैं इसकी झोपड़ी और सामान सब उठा ले जाऊंगा। सावित्री देवी ने धीरे से पूछा, कितना कर्जा है? घनश्याम सेठ ने तुरंत कहा, 1 लाख रुपए। ये सुनकर सावित्री देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसी समय पायल रोते हुए बोली, मालकिन, पापा ने ये पैसे दादी के इलाज के लिए थे। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे काम करके चुका देंगे। ये सुनते ही सावित्री देवी का दिल भर आया। उन्होंने अपने पर्स से चेक बुक निकाली और बिना कुछ कहे 5,000 का चेक लिखकर घनश्याम सेठ के हाथ में दे दिया। घनश्याम सेठ एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी आसानी से पैसे दे देगा। उसने चेक लिया और जल्दी से वहां से निकल गया। झोपड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। पायल की आंखों से आंसू बह रहे थे और बूढ़ी मां सावित्री देवी को देख रही थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कोई अमीर महिला उनकी इतनी मदद कर सकती है। लेकिन उसी समय झोपड़ी के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। दरवाजे पर खड़ा था मोहन। उसके हाथ में एक छोटी सी दवा की पोटली थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर अंदर खड़ी सावित्री देवी पर पड़ी, वो एकदम ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और सम्मान तीनों भाव एक साथ आ गए। वो तुरंत सिर झुकाकर बोला, मालकिन, आप यहां? लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस खाली रजिस्टर पर पड़ी जो घनश्याम सेठ छोड़ गया था और उसे समझते देर नहीं लगी कि यहां क्या हुआ होगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन सावित्री देवी ने जो अगली बात कही, उसे सुनकर मोहन की पूरी दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि सावित्री देवी ने शांत आवाज में कहा, मोहन, आज मैं यहां सिर्फ मदद करने नहीं आई हूं, बल्कि एक सच जानने आई हूं जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है, और वो सच तुम्हारे पास है। मोहन कुछ पल तक जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा।
उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और वो मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मालकिन उसके छोटे से घर में आकर आखिर कौन सा सच पूछना चाहती है। पायल अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बूढ़ी मां भी चारपाई पर आधी उठकर सावित्री देवी को ध्यान से देखने लगी। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बाहर बस्ती में बच्चों की आवाजें और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में जैसे समय रुक गया था। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, मोहन उठो। मोहन ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मालकिन, मैं आपकी बहुत बड़ी गलती का जिम्मेदार हूं। अगर आज आपको यहां तक आना पड़ा है तो। सावित्री देवी ने बीच में ही कहा, मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूं मोहन, मैं एक सवाल लेकर आई हूं जिसका जवाब मुझे 15 साल से नहीं मिला। यह सुनकर मोहन ने धीरे से सिर उठाया। सावित्री देवी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मोहन, तुम्हें याद है 15 साल पहले मेरे पति देवेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हुआ था? मोहन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी उतर आई। उसने तुरंत नजरें झुका ली और कुछ नहीं बोला। सावित्री देवी ने उसकी हालत देखकर समझ लिया कि बात सच में गहरी है। उन्होंने आगे कहा, उस दिन बहुत लोगों ने अलग अलग बातें कही थी। किसी ने कहा सड़क दुर्घटना थी, किसी ने कहा ट्रक वाले की गलती थी, लेकिन उस दिन तुम भी वहां मौजूद थे मोहन। तुम मेरे पति के साथ कार में बैठे थे, लेकिन उस हादसे के बाद तुमने कभी उस दिन के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही झोपड़ी के अंदर हवा जैसे भारी हो गई। पायल अपने पिता को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसने उन्हें कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। बूढ़ी मां ने भी धीरे से कहा, बेटा सच बोल दे, इतना साल हो गया है, अब सच छिपाने का क्या फायदा? मोहन के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, मालकिन, मैं सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने सच बता दिया तो आपकी जिंदगी और ज्यादा टूट जाएगी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अब और देर मत करो मोहन, मुझे सच जानने का हक है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और बोला, उस दिन साहब मुझे अपने साथ शहर ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गाड़ी रोकी और कहा कि उन्हें किसी जरूरी आदमी से मिलना है। वो आदमी एक सुनसान जगह पर मिला था। मैं कार में ही बैठा था, लेकिन मैं सब देख रहा था कि दोनों के बीच बहस हो रही थी। तभी अचानक वो आदमी बहुत गुस्से में हो गया। उसने साहब को धक्का दिया और उनकी कार के सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। ट्रक सीधे कार से टकरा गया। कार बुरी तरह टूट गई और साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं किसी तरह बाहर निकला और लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन की आवाज भर गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सावित्री देवी की सांसें तेज हो गई। उन्होंने पूछा, वो आदमी कौन था मोहन? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मालकिन, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आपके पति का बिजनेस पार्टनर था। उसका नाम था अमित चौधरी। ये नाम सुनते ही सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित चौधरी वही आदमी था जो आज भी उनके बिजनेस का बड़ा हिस्सा संभाल रहा था और जिस पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया था। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, मोहन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, उस दिन हादसे के बाद अमित चौधरी मेरे पास आया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो वो मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देगा। उस समय मेरी पत्नी जिंदा थी और मेरी छोटी सी बेटी भी थी। मैं डर गया था मालकिन। मैंने सोचा कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे परिवार की जान चली जाएगी, इसलिए मैं चुप रहा।
ये सुनते ही झोपड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सावित्री देवी कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। उनके दिमाग में पिछले 15 साल की हर बात घूमने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे अमित चौधरी ने हमेशा उनके सामने खुद को सबसे बड़ा मददगार दिखाया था। कैसे उसने बिजनेस के कई फैसले अपने हाथ में ले लिए थे। धीरे धीरे सावित्री देवी को समझ आने लगा कि शायद वो आदमी शुरू से ही धोखा दे रहा था। उसी समय पायल ने धीरे से कहा, पापा, आपने सच क्यों छिपाया? मोहन ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बोला, बेटा, कभी कभी इंसान डर के कारण गलत फैसला ले लेता है, लेकिन सच हमेशा दिल में बोझ बनकर रहता है। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, मोहन, तुमने जो किया वो डर की वजह से किया, लेकिन आज तुमने सच बता दिया। यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब ये सच यही नहीं रुकेगा। अब इस सच्चाई को दुनिया के सामने आना होगा। मोहन ने घबराकर कहा, मालकिन, अगर अमित चौधरी को पता चल गया कि मैंने सच बता दिया है तो वो हमें मार डालेगा। सावित्री देवी की आंखों में अचानक एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मोहन, अब ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और भारी कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला और सामने खड़ा था वही आदमी जिसका नाम सुनकर अभी कुछ देर पहले सावित्री देवी की दुनिया हिल गई थी। दरवाजे पर खड़ा था अमित चौधरी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने अंदर आते ही कहा, लगता है आज यहाँ बहुत बड़े राज खुल रहे हैं। झोपड़ी का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और सामने खड़ा अमित चौधरी अंदर आते ही कमरे में मौजूद हर चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में अहंकार और खतरा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंदर कदम रखा और अपने महंगे जूते से झोपड़ी की मिट्टी को देखते हुए व्यंग से कहा, वाह सावित्री जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसी करोड़पति महिला कभी इस गंदी बस्ती में भी आएंगी। सावित्री देवी ने उसकी तरफ सीधी नजरों से देखा और शांत लेकिन कड़े स्वर में बोली, अमित, तुम यहां क्या करने आए हो? अमित हल्का सा हंसा और बोला, मैं भी यही सवाल आपसे पूछ सकता हूं, लेकिन असली बात तो यह है कि मुझे खबर मिल गई थी कि आप अपने नौकर मोहन के घर आई है, इसलिए सोचा कि मैं भी देख लूं आखिर यहां ऐसा क्या हो रहा है। ये कहते हुए उसकी नजर मोहन पर गई और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आई। मोहन का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन इस बार सावित्री देवी उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, अमित, अब डराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच सामने आ चुका है। ये सुनते ही अमित कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण वो जोर से हंसने लगा, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसने कहा, सच सावित्री जी, दुनिया में सच से ज्यादा ताकतवर चीज पैसा और ताकत होती है, और वह दोनों मेरे पास है। झोपड़ी के अंदर मौजूद पायल अपनी दादी के पास सिमट गई थी और डर से सब कुछ देख रही थी। सावित्री देवी ने कहा, अमित, आज मोहन ने मुझे सब बता दिया है कि 15 साल पहले मेरे पति के साथ क्या हुआ था। ये सुनते ही अमित की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोला, अगर किसी नौकर की बात पर आप इतनी बड़ी कहानी बना रही हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। हादसे होते रहते हैं और आपके पति के साथ भी वही हुआ था। सावित्री देवी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं अमित, वो हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी, और उस साजिश के पीछे तुम थे। झोपड़ी के अंदर हवा जैसे जम गई थी। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अमित कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा कुछ हुआ था, तो भी आप कर क्या सकती है? 15 साल पुरानी बात है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है,
और अगर कोई है भी तो वो इतना कमजोर है कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, है ना मोहन? ये सुनकर मोहन का गला सूख गया, लेकिन इस बार उसने डर के बावजूद सिर उठाकर कहा, अब मैं नहीं डरता अमित साहब, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी मालकिन खड़ी है। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों में गर्व की चमक आई। अमित ने व्यंग से कहा, बहुत अच्छा नौकर है तुम्हारा सावित्री जी, लेकिन याद रखना दुनिया में ईमानदारी की कीमत बहुत भारी होती है। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया, फिर धीरे से बोला, हाँ सब लोग आ जाओ। उसके ये कहते ही झोपड़ी के बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही पल में 4-5 ताकतवर आदमी झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए। ये देखकर पायल डर के मारे रोने लगी और बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन अमित के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, सावित्री जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहां आकर। अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सुनते ही मोहन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, नहीं अमित साहब, अगर किसी को कुछ करना है तो मुझे करिए, मेरी मालकिन और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और शांत आवाज में कहा, अमित, तुम भूल रहे हो कि मैं भी खाली हाथ यहां नहीं आई हूं। उन्होंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ दिखाया जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। अभी कुछ देर पहले अमित जो बातें कह रहा था वो सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। ये देखकर पहली बार अमित का चेहरा सच में बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से में कहा, तुम बहुत चालाक निकली सावित्री। लेकिन उसी समय दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। अमित ने तुरंत बाहर खड़े आदमियों की तरफ देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद पुलिस की गाड़ियां उस बस्ती में आकर रुक गई। पुलिस के कई जवान झोपड़ी के बाहर उतर चुके थे। ये देखकर अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है अमित, बल्कि 15 साल की सच्चाई का पहला सबूत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया, जिसने सावित्री देवी को देखते ही कहा, बेटी, आज मैं भी एक सच बताने आया हूं जो 15 साल से मेरे दिल में दबा हुआ था। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये आदमी उस हादसे का एक और गवाह था जिसे सब लोग मर चुका समझते थे। बस्ती में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंज रही थी और झोपड़ी के सामने धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। पुलिस के जवान अमित और उसके आदमियों को घेर चुके थे, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा ध्यान उस बुजुर्ग आदमी की तरफ था जो भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे आगे आया था। उसका शरीर दुबला था, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन उनमें एक अजीब साहस भी दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो सावित्री देवी के सामने पहुंचा, उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, क्योंकि जो सच मुझे 15 साल पहले बोल देना चाहिए था वो मैं आज बोलने आया हूं। यह सुनकर सावित्री देवी की सांस जैसे रुक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, आप कौन है बाबा? बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरा नाम किशनलाल है और 15 साल पहले जिस सड़क पर आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी सड़क के पास अपनी चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। उस दिन जो कुछ हुआ था उसे मेरी आंखों ने देखा था, लेकिन डर की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। अमित का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर भी आगे बढ़ा और बोला, बाबा, अगर आपने कुछ देखा है तो खुलकर बताइए। किशनलाल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया।
उस दिन शाम का समय था और सड़क लगभग खाली थी। मैं अपनी दुकान समेट रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बड़ी कार आकर थोड़ी दूर रुकी। उस कार से दो आदमी उतरकर आपस में बहस करने लगे। उनमें से एक आदमी आपके पति थे और दूसरा आदमी यही अमित चौधरी था। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। किशनलाल ने आगे कहा। मैं थोड़ा पास आ गया था क्योंकि मुझे लगा शायद कोई झगड़ा हो रहा है। तभी मैंने साफ देखा कि अमित चौधरी आपके पति से जोर जोर से कह रहा था कि वो अपने बिजनेस का आधा हिस्सा उसके नाम कर दे, लेकिन आपके पति बार बार मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सब उनकी मेहनत की कमाई है और वो किसी लालच में आकर गलत फैसला नहीं करेंगे। तभी अचानक अमित का गुस्सा बढ़ गया और उसने आपके पति को जोर से धक्का दे दिया। उसी समय सड़क पर तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था। आपके पति लड़खड़ाकर सड़क के बीच में गिर पड़े और ट्रक सीधे कार से टकरा गया। किशनलाल की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, वो हादसा नहीं था बेटी, वो एक धक्का था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने जवानों को इशारा किया और अमित के चारों तरफ घेरा और मजबूत कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। किशनलाल ने धीरे से कहा, लेकिन बेटी, उस दिन एक और बात हुई थी जो शायद किसी को नहीं पता। जब हादसा हुआ तो आपके पति जमीन पर घायल पड़े थे और मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा था। वो अभी जिंदा थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से एक बात कही थी। ये सुनते ही सावित्री देवी की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, उन्होंने क्या कहा था बाबा? किशनलाल की आंखें नम हो गई। उसने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी पत्नी को कहना कि वह इंसानियत का रास्ता कभी मत छोड़े, क्योंकि इंसानियत ही असली दौलत होती है। ये सुनते ही सावित्री देवी का दिल टूट गया। उनकी आंखों के सामने अपने पति की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूमने लगी। इतने सालों तक वो इस हादसे को एक दुर्भाग्य मानकर जीती रही थी, लेकिन आज उन्हें पता चला कि ये एक धोखा था। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर ने अमित से कड़े स्वर में कहा, अभी अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कह दो, क्योंकि अब तुम्हारे खिलाफ गवाही भी है और सबूत भी। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने एक पल के लिए सबको देखा, फिर जोर से चिल्लाया, हां, मैंने किया था ये सब, क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था और मुझे हमेशा अमीर बनने की भूख थी। तुम्हारे पति के साथ मैंने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब बिजनेस बढ़ा तो वह मुझे बराबरी का हिस्सा देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर वो रास्ते से हट जाएंगे तो सारी संपत्ति मेरे हाथ में आ जाएगी। ये सुनते ही भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने तुरंत अमित चौधरी के हाथों में हथकड़ी डाल दी, लेकिन उसी समय सावित्री देवी ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि इंसानियत की असली कीमत क्या होती है। उन्होंने मोहन की तरफ देखा जो अब भी झुका खड़ा था। सावित्री देवी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। उन्होंने कहा, मोहन, तुमने डर के बावजूद सच बोलने की हिम्मत दिखाई और यही सबसे बड़ी इंसानियत है। फिर उन्होंने पायल को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम सिर्फ मोहन की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी भी हो। ये सुनते ही पायल रो पड़ी और सावित्री देवी से लिपट गई। बस्ती में खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि एक करोड़पति महिला अपने नौकर के परिवार को गले लगा रही है। लेकिन सावित्री देवी ने यही बात खत्म नहीं की। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि अमित को कानून के हवाले कर दिया जाए और फिर बस्ती के लोगों की तरफ मुड़कर बोली, आज से इस इलाके में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि मैं यहां एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाऊंगी।
ये सुनते ही लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन की बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से सावित्री देवी का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी, आज तूने हमें गरीब नहीं रहने दिया, बल्कि हमें इज्जत दे दी। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी में जो हुआ, उसने सच में इंसानियत को रुला दिया, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा की चमक थी। उस दिन अमरपुर की उस बस्ती में लोगों ने पहली बार देखा कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि दिल से होती है, और शायद इसी वजह से उस दिन इंसानियत भी रो पड़ी थी। उस दिन की घटना के बाद अमरपुर कस्बे की हवा जैसे बदल गई थी। जिस बस्ती में कभी लोग गरीबी और मजबूरी की कहानियां सुनते थे, उसी बस्ती में अब इंसानियत की मिसाल की चर्चा होने लगी थी। अमित चौधरी को पुलिस उसी दिन गिरफ्तार करके ले गई थी और उसके खिलाफ हत्या की साजिश, धोखाधड़ी और कई अन्य आरोपों में केस दर्ज हो गया था। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि 15 साल पहले हुआ हादसा दरअसल एक साजिश थी, और उस सच्चाई को सामने लाने में एक गरीब नौकर और उसकी बूढ़ी मां की गवाही ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच सावित्री देवी के दिल में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था, वो ये था कि उन्होंने पहली बार अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को सच में महसूस किया था। अगले ही दिन सुबह जब सूरज की हल्की किरणें अमरपुर के आसमान में फैल रही थी, सावित्री देवी फिर उसी बस्ती की तरफ जा रही थी। इस बार उनकी कार के पीछे कई और गाड़ियां थी, जिनमें इंजीनियर, अधिकारी और कुछ समाजसेवी लोग बैठे हुए थे। जब कार बस्ती के सामने रुकी तो लोगों ने देखा कि सावित्री देवी इस बार सिर्फ मिलने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने आई है। उन्होंने सबसे पहले मोहन की झोपड़ी के सामने खड़े होकर पूरे इलाके को ध्यान से देखा। मिट्टी की टूटी दीवारें, टीन की जंग लगी छतें, गंदी नालियां और धूल में खेलते बच्चे उस जगह की सच्चाई बयान कर रहे थे। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, यहां बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और आज से ये बदलाव शुरू होगा। उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि इसी जगह एक छोटा लेकिन मजबूत अस्पताल बनाया जाएगा, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा। साथ ही एक स्कूल भी बनेगा, जहां इस बस्ती के बच्चे बिना किसी फीस के पढ़ सकेंगे। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। कई लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। उसी समय पायल धीरे धीरे आगे आई और सावित्री देवी के पास खड़ी हो गई। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जिसे वो झोपड़ी के बाहर बैठकर पढ़ रही थी। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। पायल की आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, मालकिन, क्या सच में मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन सकती हूं? ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटा, अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो इंसान कुछ भी बन सकता है। पास ही खड़ा मोहन ये सब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार सोच रहा था कि जिस मालकिन के घर में वो सालों से चुपचाप काम करता रहा, आज वही महिला उसके परिवार के लिए भगवान बनकर खड़ी है। बूढ़ी मां चारपाई से उठकर बाहर आई और कांपते हाथों से सावित्री देवी को आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान तुझे खुश रखें। आज तूने इस गरीब बस्ती को नई जिंदगी दे दी। सावित्री देवी ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, अम्मा, अगर आज ये सच सामने आया है तो उसमें आपका और मोहन का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आप लोग हिम्मत ना दिखाते तो शायद मैं जिंदगी भर झूठ के सहारे जीती रहती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में उस बस्ती का रूप बदलने लगा। जहां पहले झोपड़ियां थी, वहां अब पक्के घर बनने लगे। अस्पताल का निर्माण तेजी से चल रहा था और स्कूल की इमारत भी खड़ी होने लगी थी।
सावित्री देवी हर हफ्ते वहां आती और खुद काम की निगरानी करती। धीरे धीरे उस बस्ती के लोगों के दिल में उनके लिए एक अलग ही सम्मान पैदा हो गया था। लोग अब उन्हें सिर्फ करोड़पति मालकिन नहीं, बल्कि अपनी बेटी और बहन की तरह देखने लगे थे। दूसरी तरफ अमित चौधरी का केस अदालत में चल रहा था और हर सुनवाई में नए सबूत सामने आ रहे थे। मोहन और किशनलाल की गवाही इतनी मजबूत थी कि आखिरकार अदालत ने अमित को दोषी करार दे दिया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब यह फैसला आया तो सावित्री देवी अदालत के बाहर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि न्याय मिलने की संतुष्टि थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, देवेंद्र, आज तुम्हें इंसाफ मिल गया। कुछ साल बाद अमरपुर की वही बस्ती अब एक छोटे से आधुनिक इलाके में बदल चुकी थी। अस्पताल में रोज सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज होता था और स्कूल में बस्ती के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उसी स्कूल के गेट के सामने एक दिन एक छोटी सी लड़की सफेद कोट पहने खड़ी थी। वो अब छोटी पाए नहीं रही थी, बल्कि एक आत्मविश्वासी युवा डॉक्टर बन चुकी थी। उसने मुस्कुराकर स्कूल की तरफ देखा और फिर सावित्री देवी के पास जाकर बोली, मां, आज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुम्हारे पापा अगर होते तो बहुत खुश होते। पास ही खड़ा मोहन ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि जिंदगी ने भले ही उसे गरीबी दी थी, लेकिन ईमानदारी ने उसे सबसे बड़ी दौलत दे दी थी। उस दिन स्कूल के सामने एक छोटी सी तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था कि इस जगह की नींव इंसानियत ने रखी है और इसे मजबूत बनाने में एक गरीब नौकर की सच्चाई और एक करोड़पति विधवा के दिल की करुणा का सबसे बड़ा योगदान है। अमरपुर के लोग जब भी उस तख्ती को पढ़ते तो उनकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि उन्हें याद आ जाता कि कभी इसी जगह एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां एक दिन इंसानियत सच में रो पड़ी थी। लेकिन उसी दिन से इंसानियत ने एक नई कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, और वो कहानी ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसके दिल में दया और न्याय की भावना नहीं है तो उसकी दौलत बेकार है। लेकिन अगर एक गरीब इंसान भी सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, अगर आप उस बस्ती में होते जहां एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाला मोहन अपनी बूढ़ी मां और छोटी सी बेटी के साथ गरीबी से लड़ रहा था, और उसी जगह एक करोड़पति लेकिन अंदर से टूटी हुई विधवा महिला सावित्री देवी सच की तलाश में पहुंची होती, तो आप क्या करते? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप खड़े होकर सब देखते रहते, या फिर मोहन की तरह डर के बावजूद सच बोलने की हिम्मत करते? और अगर आप सावित्री देवी की जगह होते, आपको पता चलता कि 15 साल पहले आपके पति की मौत एक हादसा नहीं बल्कि धोखा था, और आपके सामने एक गरीब परिवार खड़ा होता जिसने अपनी जान के डर के बावजूद सच्चाई छुपाकर नहीं बल्कि आखिरकार उसे सामने लाने की हिम्मत की, तो क्या आप सिर्फ अपने दर्द में डूबे रहते, या फिर सरोजनी देवी की तरह इंसानियत दिखाकर उस परिवार को सहारा देते और पूरी बस्ती की जिंदगी बदलने का फैसला करते? अब सच सच बताइए, अगर जिंदगी आपको ऐसा मौका दे दे जहां आपके एक फैसले से किसी गरीब की जिंदगी बदल सकती हो, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, इंसानियत या दौलत। आपका जवाब बताएगा कि आप दिल से किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चाई और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के किसी फैसले से मिलती जुलती हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए
ख्याल रखिए। बाय बाय।